स्वागत है। आज हम कुछ बहुत दिलचस्प ऐतिहासिक दस्तावेजों पर नजर डाल रहे हैं। हाँ, ये बताते हैं कि कैसे कई अलग अलग रियासतें मिलकर आज का हमारा राजस्थान बनी। बिल्कुल। ये सिर्फ कोई नक्शे पर लकीरें खींचने जैसा नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। भारतीय स्वतंत्रता के बाद की ये एक बड़ी अहम प्रक्रिया थी, राजस्थान का एकीकरण। सही कहा। ये असल में कहानी है दर्जनों अलग अलग शासन, अलग अलग संस्कृतियों और पहचानों को आप कह सकती हैं एक धागे में पिरोने की। और ये प्रक्रिया जैसा आपने कहा 1948 में शुरू हुई और फिर 7 अलग अलग चरणों में 1956 तक चली। 7 चरण। हाँ, 7। और हर चरण की अपनी चुनौतियां थीं, अपनी सफलताएं भी थीं। ये सुनने में ही काफी लंबा और पेचीदा सा लगता है। तो इन दस्तावेजों के हिसाब से पहला कदम क्या था? मतलब शुरुआत कैसे हुई? देखिए, सबसे पहले मार्च 1948 में जो अपनी पूर्वी सीमा है ना, हाँ। वहाँ की 4 रियासतें अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, इनको मिलाकर एक मत्स्य संघ बनाया गया। मत्स्य संघ। अच्छा। हाँ। हाँ, दस्तावेज यही इशारा करते हैं कि क्योंकि ये पास-पास थीं और इनकी पृष्ठभूमि भी कुछ मिलती-जुलती थी, तो इनको शायद पहले एक करना थोड़ा आसान लगा। ठीक है। और इसकी राजधानी अलवर बनी। अच्छा, तो ये हुई पूर्वी सीमा की 4 रियासतें। इसके बाद क्या हुआ? दूसरी छोटी रियासतें भी थीं, वो कब शामिल हुई? हाँ, बिल्कुल। इसके फौरन बाद ही मतलब 25 मार्च 1948 को ही दक्षिण और दक्षिण पूर्वी राजस्थान की करीब 9 रियासतें, छोटी बड़ी मिलाकर, कौन कौन सी? जैसे कोटा, बूंदी, झालावाड़, फिर नीचे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, किशनगढ़ भी था, टोंक, शाहपुरा, ये सब एक साथ आईं। अच्छा। इसे कहा गया पूर्व राजस्थान या फिर राजस्थान संघ और इसकी राजधानी कोटा को बनाया गया। कोटा। हाँ, ये ज्यादातर छोटी रियासतें थीं, तो शायद इसीलिए इनका विलय शुरुआत में थोड़ा कह सकते हैं कम मुश्किल रहा। और फिर मेवाड़, मतलब उदयपुर, वो तो काफी बड़ी और प्रतिष्ठित रियासत थी। जी। वो कब जुड़ी? उसका क्या असर हुआ होगा? हाँ, ये एक बहुत अहम मोड़ था अप्रैल 1948 में, मतलब अगले ही महीने, जब उदयपुर रियासत इस राजस्थान संघ में शामिल हुई। तो इस नई इकाई को नाम दिया गया संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान। ठीक है। हाँ। और राजधानी उदयपुर को बनाया गया। उदयपुर के आने से आप समझ सकते हैं इस पूरी एकीकरण की प्रक्रिया को काफी बल मिला, एक वजन आया। लेकिन जो राजस्थान का नक्शा आज हम देखते हैं, उसमें तो पश्चिम की बड़ी रियासतें भी हैं, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। बिल्कुल। उनका विलय कैसे हुआ? क्या वो आसानी से मान गए थे? सुना है जोधपुर का मामला थोड़ा पेचीदा था। दस्तावेज क्या कहते हैं? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, बड़ी रियासतों को साथ लाना ही तो असली चुनौती थी। हाँ। जैसा आपने कहा, कुछ हिचकिचाहट थी, बातचीत के कई दौर चले, और यहीं पर सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो उस वक्त रियासती मंत्रालय के प्रमुख थे। हाँ, लौह पुरुष, बिल्कुल। और उनके जो सचिव थे वीपी मेनन, उनकी भूमिका बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अच्छा। उनकी सूझबूझ और थोड़ी दृढ़ता से ही ये संभव हो पाया कि ये बड़ी रियासतें भी मान जाएं। तो आखिरकार 30 मार्च 1949 को 1949। हाँ, 1949 जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर जैसी बड़ी रियासतें भी संयुक्त राजस्थान में शामिल हो गए। वाह। और इसे कहा गया वृहद राजस्थान, मतलब ग्रेटर राजस्थान। ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था, क्योंकि इसने राज्य के लगभग आज के स्वरूप की नींव रख दी थी। अच्छा, तो इसीलिए 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाते हैं। हाँ, बिल्कुल इसीलिए, इसी वृहद राजस्थान के गठन की याद में, और जयपुर को इसकी राजधानी बनाया गया। समझ गया। तो पटेल और मेनन के अलावा क्या स्थानीय नेताओं या उस वक्त के शासकों की भी कोई भूमिका थी इसमें? अरे हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, सरदार पटेल और वीपी मेनन ने तो राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व किया, वो तो सूत्रधार थे। लेकिन स्थानीय स्तर पर भी कई नेता थे, जैसे हीरालाल शास्त्री जी, जयनारायण व्यास जी, माणिक्यलाल वर्मा जी, और कुछ शासक भी थे, जैसे जयपुर के महाराजा मान सिंह जी। अच्छा, मान सिंह जी। हाँ, जिन्हें बाद में वृहद राजस्थान का राज प्रमुख भी बनाया गया था। इन सब ने भी इस प्रक्रिया में सहयोग दिया। ये सबकी मिली-जुली कोशिश थी, अकेले किसी एक का काम नहीं था। ठीक है, तो वृहद राजस्थान बन गया 30 मार्च 1949 को। लेकिन आपने शुरू में कहा था कि 7 चरण थे, तो प्रक्रिया पूरी कब हुई? हाँ, नहीं, इसके बाद भी कुछ कदम बाकी थे। वृहद राजस्थान बनने के बाद मई 1949 में
वो जो सबसे पहले मत्स्य संघ बना था ना, अलवर भरतपुर वाला, हाँ, उसका विलय इस वृहद राजस्थान में कर दिया गया। अच्छा, वो भी इसमें आ गया। हाँ, फिर जनवरी 1950 में सिरोही रियासत का विलय हुआ। हालांकि उस समय उसका आबू देनवाड़ा वाला जो इलाका था वो बॉम्बे राज्य में चला गया था। वो अच्छा, हाँ, वो बाद में आया। वो बाद में आया। तो फिर अंतिम चरण कौन सा था? वो कब और कैसे हुआ? अंतिम स्वरूप जो आज हम देखते हैं वो सामने आया 1 नवंबर 1956 को। 1956? हाँ, उस समय राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लागू हुआ था पूरे देश में। हाँ, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। बिल्कुल। तो उसी के तहत एक तो अजमेर मेरवाड़ा का क्षेत्र, जो अब तक सीधे केंद्र सरकार के अधीन था, चीफ कमिश्नर क्षेत्र था, हाँ। वो राजस्थान में मिलाया गया। साथ ही मध्य प्रदेश से सुनेल टप्पा का क्षेत्र लिया गया और जो सिरोही का आबू देलवाड़ा वाला हिस्सा बॉम्बे राज्य में चला गया था, वो भी वापस राजस्थान में शामिल किया गया। इस तरह से ये 7 चरणों की यात्रा पूरी हुई। तो मतलब संक्षेप में अगर कहें तो 1948 से शुरू होकर 1956 तक 7 अलग-अलग चरणों में ये जटिल प्रक्रिया चली। हाँ। और इसके जरिए कई रियासतें और क्षेत्र धीरे धीरे मिलकर आज का राजस्थान बने। 30 मार्च राजस्थान दिवस एक बहुत अहम पड़ाव जरूर है, लेकिन राज्य अपने आज के स्वरूप में आया 1 नवंबर 1956 को। बिल्कुल सही समझा आपने। और ये सिर्फ सीमाओं को दोबारा खींचना भर नहीं था, ये उससे कहीं ज्यादा था। ये एक साझा प्रशासनिक, एक साझा राजनीतिक पहचान बनाने का बहुत बड़ा प्रयास था। और यहाँ सोचने वाली बात यह है क्या कि इतनी अलग अलग रियासतें, जिनकी अपनी सदियों पुरानी शासन व्यवस्थाएं थीं, अपने कानून थे, अपनी सांस्कृतिक विरासतें थीं, उनको एक इकाई में ढालना कितना ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहा होगा। और उन अलग अलग विरासतों का असर आज के राजस्थान पर क्या दिखता है, ये सोचने लायक बात है।